हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न विद चाहत। तो आज के इस वीडियो में हम होम साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 का हम पहला चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं बहुत अच्छे से ये चैप्टर करवाने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इस वीडियो को देख लो और आपका काम बन जाएगा। बहुत अच्छे से मैं सब कुछ समझाने वाली हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूँगी और बोर्ड एग्ज़ाम की आपकी बहुत अच्छी तैयारी इस वीडियो से हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको चैनल की सारी अपडेट मिलती रहेगी। ऑल्सो आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, आप चाहें तो इस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो कार्य, आजीविका और जीविका। पहला शब्द इस चैप्टर में आ रहा है कार्य। व्हाट इज वर्क? तो आइए समझते हैं कि काम क्या होता है। तो कार्य उन सभी गतिविधियों का समूह है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब देखो, हम कोई ना कोई कार्य करते हैं और वो किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं और उससे हमारी कोई ना कोई नीड पूरी होती है। कार्य जो है वो धन कमाने के लिए किया जाता है। जब हम अपना रोज काम पे जा रहे हैं तो वो भी हमारा कार्य होता है। ठीक है, अपने विकास के लिए भी हम कार्य करते हैं, प्रतिभा के लिए कार्य करते हैं। कार्य करने से हमको अपनी एक पहचान भी मिलती है। जैसे कि अगर मैं पढ़ाती हूँ तो मैं टीचर हूँ, ये मेरी एक पहचान है। ठीक है, और हमें उससे फिर स्वाभिमान भी फील होता है। आध्यात्मिक आचरण और कर्तव्य ये भी कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। और कार्य करने से हमें आनंद आता है, यानी मज़ा आता है और हमारे मन को संतुष्टि भी मिलती है। तो ये कार्य के कुछ रूप है। ठीक है, हम इन इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों को करते हैं, अलग अलग कार्यों को करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है। तो बच्चों एक चीज़ नोटिस करना, जहाँ जहाँ भी मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है IMP, इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट। उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि वो टॉपिक्स एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है? यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, समस्या समाधान कौशल को निखारता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। ठीक है बच्चों, ये समझा आपने। अब ये देखो, अर्थपूर्ण कार्य जो है वो समाज के लिए उपयोगी होता है, पूरी जिम्मेदारी से किया जाता है और इसे करने से आनंद और मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। यानी कि अर्थपूर्ण कार्य क्या है? जो कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जा रहा है, पूरा दिल मन लगा के अच्छे से समर्पित होकर जो कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बढ़िया तरीके से पूरा, जिसमें हमें हमारे दिमाग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हमारे को अच्छा लग रहा है जो करके, और जो समाज के लिए भी उपयोगी है, उसको हम बोलते हैं अर्थपूर्ण कार्य। ठीक है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं वो अच्छी होती हैं और हमारी लाइफ में भी, हमारे समाज की लाइफ में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं, यानी अच्छे बदलाव आते हैं। कार्य, आजीविका और जीविका में संबंध को हम समझ लेते हैं। तो देखो भाई, कार्य कार्य किसी परिणाम या उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों का समूह होता है। आजीविका यानी कि लाइवलीहुड, वह साधन या व्यवसाय जिससे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जीवन शैली बनी रहती है। ठीक है, वहीं जीविका की अगर हम बात करें तो जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रगतिशील प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति खुद का विकास करता है। ठीक है बच्चों, तो कार्य जो है वो, भाई कार्य जो है वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियां हो गई। आजीविका में भी हम कार्य ही कर रहे हैं। ठीक है, और आजीविका जो है वो हम अपनी बुनियादी आवश्यकताएं, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम कर रहे होते हैं, जिससे हमारी जो जीवन शैली है वो चलती रहे, हमारा जो जीना है, हमको खाना है, खाने के लिए हमको कमाना है, वो हमारा बना रहे। और जीविका, जीविका मतलब करियर, यानी कि ये जो प्रक्रिया ये जीवन भर चलेगी और इसमें हम अपना विकास ढूंढते हैं, हम अपना विकास करते हैं, व्यक्ति अपना विकास करता है। अच्छा जी, आजीविका केवल धन कमाने का साधन है, जबकि जीविका व्यक्ति के सपनों और निरंतर प्रगति का मार्ग है। तो बच्चों ये जरूर समझना आप अच्छे से इसमें कि आजीविका में हम क्या कर रहे हैं। आजीविका में बस हम पैसे कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपना घर चलाना है, हमें अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है। ठीक है, वहीं जीविका जो है
ठीक है। जीविका जो है उसमें हम क्या देख रहे हैं, अपने आप को एक अलग लेवल पे देख रहे हैं, हम उसमें अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, हम उसमें अपना विकास देख रहे हैं। ठीक है, वो आ जाता है करियर के अंडर। अच्छा, अब नौकरी और जीविका यानी कि आजीविका और जीविका में क्या फ़र्क होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं इसका डिफरेंस। नौकरी में क्या होता है भाई, मालिक या कंपनी के सपने पूरे किए जाते हैं। ठीक है, जबकि जीविका में हम अपने सपने पूरे करते हैं। अब जब आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो तो ठीक है, वो आपको अपने गोल्स देंगे, आप उनके गोल्स को पूरा करेंगे और मालिक या कंपनी के सपने पूरे होंगे, आपका उसमें कुछ नहीं होगा। आपको क्या होएगा, बस उतनी ही सैलरी दे दी जाएगी। ठीक है, और ज़रा सा क्या होएगा, बस आपके लिए थोड़ी ताली बजा दी जाएगी या वो भी नहीं बजाई जाएगी। तो ये होता है नौकरी में कि हम दूसरे के सपने पूरे कर रहे होते हैं, और जीविका में हम अपने खुद के सपने पूरे कर रहे होते हैं, अपने खुद के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारे लिए है आगे जाके। ठीक है, तो अच्छा, एक मुझे ना एक बात याद आई इससे रिलेटेड कि अगर हम अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, अगर हम अपने गोल्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे लोग हमसे अपने गोल्स पूरे करवाने लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है नौकरी में। जब हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हमें अपना कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, तो नौकरी में यही होता है, लोग हमसे उनके नौकरी के जो गोल्स होते हैं, जो कंपनी के गोल्स होते हैं, वो पूरा करवाने लगते हैं। ठीक है, और फिर हम अपने आप को कहीं भूल ही जाते हैं। पर मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप नौकरी में गलत तरीके से बिहेव करो, पर आप अपने लिए ज़रूर सोचो, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं सोचोगे तो फिर कोई आपके लिए सोचेगा भी नहीं। ठीक है, आप के अपने अलावा, आपके अलावा और कोई नहीं सोचने वाला आपके बारे में। तो भाई नौकरी में क्या होता है भाई, नियमित रूप से हम ऑफिस जाना होता है हमको। जबकि जीविका में क्या होता है, अगर हम ऑफिस ना भी जाएं डेली तो चल जाता है। व्यक्ति जो है वो अपना मालिक खुद होता है, उसे किसी की डांट नहीं सुननी है या किसी को जाकर अपनी शक्ल नहीं दिखानी है वहाँ पे। वो अगर नहीं भी जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, अपना मालिक खुद। वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानना पड़ता है नौकरी में, जो भी हमारे सुपरवाइजर होते हैं, जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं, उनकी हमें बात माननी पड़ती है, और उनके जो निर्देशन होते हैं उन्हीं के अनुसार हमको चलना पड़ता है। ठीक है, नुकसान होने पर हमारी नौकरी भी जा सकती है। अगर हमने कोई गलती कर दिया तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यस, और हमारी जो सैलरी है वो फिक्स्ड रहती है, और हमें एक निश्चित टाइम पे ही वो वेतन जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जीविका की बात करें तो उसमें हमारी आय फिक्स नहीं होती है। हो सकता है वो स्टार्टिंग में बहुत कम हो और फ्रस्ट्रेटिंग हो, पर वो समय के साथ बढ़ती जाती है, और ऐसा नहीं है कि बढ़ती ही जाती है, लॉस भी होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों देखने को मिलता है, कम बढ़ती होती रहती है जीविका में हमारी आय, पर नौकरी में वो फिक्स्ड रहती है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी होती है कि अगर आप नौकरी में स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको एक ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है, पर ये अमाउंट बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये फिर फ्रस्ट्रेटिंग बन जाता है। ओके जी, और जीविका में क्या होता है भाई, आपको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन को झेलना पड़ता है, स्ट्रेस को झेलना पड़ता है। आय निश्चित नहीं होती है, लेकिन प्रगति असीमित होती है। अगर भैया आप अपना काम कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड है, आप कितना भी आगे जा सकते हो। ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप उस काम को कितनी लगन के साथ कर रहे हो। निरंतर नए कौशल सीखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपना कुछ कर रहे हैं तो उसमें हमें अपने ऊपर काम करते रहना होगा, और अपने आपको क्या बोलते हैं, रेनोवेट करना पड़ेगा एक तरीके से, नई नई चीज़ें हमें सीखते रहना होगा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं भारत के परंपरागत व्यवसाय, यानी कि जो बहुत पुराने टाइम से बिजनेसेस चले आ रहे हैं भारत में, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, जो लोग पहले से काम करते आ रहे हैं बहुत पुराने टाइम से, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, आप जानते हो कि कृषि जो है वो बहुत 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 पुराने टाइम से हो रहा है। यस, जब नियोलिथिक एज आ गई थी, आपने स्टोन एज के बारे में सुना होगा, तो स्टोन एज, जब नियोलिथिक एज स्टार्ट हो रही थी, तब उसके साथ एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था। तो आप समझ सक रहे हो एग्रीकल्चर कितना पुराना है। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें तो कृषि जो है, कृषि सबसे ज़्यादा भारत में की जाती है। लगभग 70% ग्रामीण लोग जो हैं वो इसी काम में इंडल्ज रहते हैं। ठीक है, और जो जलवायु के अनुकूल फसलें होते हैं वो उगाते हैं, नकदी महत्व की फसलें भी उगाते हैं। ठीक है, जो बाहर बेची जा सकती हैं।
कॉफ़ी और रबड़, काजू, ऐसी अलग अलग तरीके की फसलें हमारे भारत में उगाई जाती हैं। फिर मछली पकड़ना हो गया भाई, मछली पालन या मछली को पकड़ना। तो भाई आपको पता है कि भारत जो है वो 3 साइड से टच होता है समुद्र से, तो ऐसे में मछली पकड़ना और उसको एक आजीविका का साधन बनाना, ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर हस्तशिल्प, हाथों से चीज़ें बनाना, अपनी कला दिखाना, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु की चीज़ें बनाना, हाथी दाँत से चीज़ें बनाना, कांच की कलाएं, ये सब कुछ हस्तशिल्प में आ जाते हैं। वीविंग, बुनाई, विशिष्ट जलवायु के अनुसार कुटीर उद्योग स्थापित कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और चित्रकला, चित्रकला अजंता एलोरा से लेकर आधुनिक भित्ति चित्र, ठीक है। चित्रकला स्पेशली जो वॉल पे पेंटिंग्स की जाती है, भित्ति चित्र यहाँ पे लिखा है ना, भित्ति चित्र मतलब जो वॉल पे की जाती है, कार्विंग्स की जाती है, जैसे अजंता एंड एलोरा की गुफाएं में हमको देखने को मिलता है। और फिर विशिष्ट पाक प्रणाली, क्षेत्रीय मसालों से बने पारंपरिक व्यंजन। आपको पता है कि जो भारत है वो बहुत ही ज़्यादा विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग हैं, और वहीं उनका जो खाना है वो भी अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके का खाना आपको देखने को मिलता है, साउथ इंडिया साइड आप जाते हो तो अलग तरीके को मिलता है। गुजरात में आपको ढोकला वगैरह देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये सब ज़्यादा होता है। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको खाने मिलती है। साउथ इंडिया में इडली, सांभर, डोसा। अच्छा जी, अब यहाँ ये वाली स्लाइड को आप ध्यान से देखना, क्योंकि आप यहाँ से आपके बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस राइज होते हैं। भारतीय हस्तशिल्प, यहाँ पे हम भारतीय हस्तशिल्प को देखने वाले हैं। जैसे कि कुछ शिल्प बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको आपको याद करना है, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक नंबर में एक ही पूछेंगे, मैचिंग में 4-4 पूछ लेते हैं, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा का शोला शिल्प बहुत ज़्यादा फेमस है। कर्नाटक का चनपटन की मूर्तियाँ और कशीदाकारी और वस्त्र, ठीक है। फिर मूर्तिकला भी है। महाराष्ट्र से वारली चित्रकला, ये आप देख पा रहे हैं इमेज में कैसी होती है ये। कठपुतली कहाँ की है, तो वो राजस्थान की है। और केरल का नारियल शिल्प और असम का बांस शिल्प, यानी कि नारियल और बांस जैसी चीज़ों से भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। और वर्तमान समय में देश विदेश में भारतीय हस्तशिल्प की अत्यधिक मांग है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है, ठीक है जी। वास्तुकला को थोड़ा और देख लेते हैं। देखो भाई, जो वास्तुकला है, आप समझ रहे हो, आर्किटेक्चर, विविधता, हमारा जो भारत है बहुत ही ज़्यादा विविधता से भरा हुआ है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, ये सब लोग रहते हैं, ठीक है। अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो इनकी वास्तुकला भी इनकी क्षेत्रीय शैलियों का संगम होता है। यानी कि जो इनकी बिल्डिंग्स होती हैं, जो इन धर्मों से जुड़ी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, मस्जिद वगैरह होते हैं, उस पर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा बढ़िया आर्किटेक्चर होता है, कितना बढ़िया तरीके से कार्विंग्स उस पर की गई होती है। तो बहुत सुंदर होते हैं। मंदिर में जाओ, आप कभी देखा करो, उनकी दीवारों को देखा करो, उनके जो वो बने होते हैं ऊपर से, ठीक है जी। उसके बाद विशेषताएं, तो उपासना स्थलों, मकबरों और समाधि स्थलों के पत्थरों पर कुशलता से गढ़ी गई मूर्तियां, बहुत अच्छी सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है। मंदिरों की भी बहुत अच्छी से बढ़िया से डेकोरेशन होती है, और इनको संरक्षण प्रदान करना भी जरूरी होता है। वर्तमान में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इसे संरक्षण और प्रोत्साहन भी दिया जाता है। आपको पता है ऐसी बहुत सी चीज़ें भी हैं जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काउंट होती हैं। जैसे कि हम्पी है ना, हम्पी, उसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। अच्छा जी, अब हस्तशिल्प देखो, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, और जो लोग करते हैं ना इसको, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं वो लोग, और बहुत ही सुंदर इसको बनाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर कोई बना लेता, लेकिन बहुत लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर भी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ना, इसमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है। जो हस्तशिल्प है ना, वो आज की डेट में लुप्त होता जा रहा है। उतना अच्छे से लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग उसे करना पसंद नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा, ठीक है। तो भाई क्या चुनौतियां आ रही हैं? औद्योगिक वस्तुओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें बढ़ चुका है। ललित कलाओं के सौंदर्यों का कम होना, उतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सौंदर्य भी कम होता जा रहा है। अकुशल विपणन और वित्तीय सेवाएं, मार्केटिंग और जो पैसे की फाइनेंशियल सेवाएं हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर्यावरण नियमों के कारण प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी है। तो ये कुछ चुनौतियां आ रही हैं,
और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो भाई नए डिज़ाइन और पैकेजिंग को तैयार करके अगर हम नई डिज़ाइन बनाएंगे हस्तशिल्प के, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा, उसका पैकिंग का स्टाइल हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और इको फ्रेंडली कच्चे माल का उपयोग करेंगे तो लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। कारीगरों के लिए प्रशिक्षण और विपणन सुविधाएं, ठीक है, तो भाई कारीगरों के लिए ये ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देना भी जरूरी है, उनको मार्केटिंग सिखाना भी जरूरी है। बौद्धिक संपदा अधिकार का भी रक्षण जरूरी है। अच्छा जी, जेंडर और कार्य। अब यहाँ पे ना आप देखना, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको जोड़ दिया जाता है कि ये तो इसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए, यानी ये तो महिला ही करेगी ये वाला काम, तो और ये काम तो केवल पुरुषों का होता है। बट उससे पहले हमको दो चीज़ों को समझना जरूरी है, लिंग और जेंडर। ठीक है, तो लिंग क्या है भाई? ये जैविक और आनुवांशिक पहचान है, यानी कि जब बेबी पैदा होता है तो कैसे पता चलेगा कि वो लड़की है या लड़का, तो उस चीज़ की पहचान की जाती है। ठीक है, मनुष्यों को स्त्री अथवा पुरुषों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह प्राकृतिक है और सभी समाजों में समान होता है। ठीक है, तो ये होता है लिंग का मतलब। अब हम जेंडर देख लेते हैं। जब हम जेंडर शब्द का यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है, यानी कि ये जेंडर जो है ना, ये हमें एक समाज से मिली हुई पहचान है। ठीक है, यह दर्शाता है कि समाज स्त्री और पुरुष से किस प्रकार के व्यवहार और कार्य की अपेक्षा करता है, यानी कि समाज डिसाइड कर रहा होता है यहाँ पे कि स्त्री यही कार्य करेंगी और पुरुष जो है वो यही कार्य करेंगे। जेंडर की रचना सामाजिक रूप से बनाई गई है, वही ये सोशल होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे लिंग है ये बायोलॉजिकल होता है, जबकि जो जेंडर है वो सोशल होता है। समाज अक्सर यह तय करता है कि कौन से कार्य महिलाओं के लिए हैं और कौन से पुरुषों के लिए, जिसे अब आधुनिक समाज चुनौती दे रहा है। ठीक है, तो पहले के टाइम में समाज ने बहुत से कार्य महिलाओं को डेडिकेट कर दिए, बहुत से कार्य पुरुषों को डेडिकेट कर दिए। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में ये हमको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। चेंज ऐसे होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि पहले क्या होता था, महिलाएं काम करने नहीं जाती थी। ठीक है, ये माना जाता था कि महिला एक गृहिणी होती है और उसे घर पे रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए, जबकि पुरुष जो होता है वो बाहर का होता है और उसको बाहर के काम करने चाहिए और उसको पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में महिलाएं भी कहीं किसी फील्ड में पीछे नहीं रह गई हैं, हर फील्ड में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से वो भी हर जगह परफॉर्म कर रही हैं और कमा भी रही हैं वो, और काफ़ी अच्छा भी कमा रही हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। ठीक है, बट उसके साथ साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ठीक है, वो भी अभी हम देखते हैं। स्त्रियां और उनके कार्यों से संबंधित मुद्दे। घरेलू कार्य, पहले तो हम घरेलू कार्य देखते हैं। गृहिणी के रूप में जीवन भर ऊर्जा और समय का निवेश, इसका आर्थिक मूल्य आका नहीं जाता। अब जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनको ना घर में वो काम कर रही हैं। ठीक है, जो गृहिणी होती हैं, खासकर जो माएँ होती हैं, वो घर में काम कर रही होती हैं, पर उसको उसको ना कोई काम की तरह नहीं देखता कि ये तो कोई काम ही नहीं होता है, ये थोड़ी कोई काम होता है, घर का काम करना कोई काम थोड़ी है। ठीक है, बट उसकी जगह अगर आप कोई मेड रख के देखो या फिर आप किसी और इंसान को रखो काम पे, किसी कुक को रख के देखो आप, तो आपको पता लगेगा कि वो कितना खर्चा बच रहा है। ठीक है, वहीं हम बाहरी रोजगार की अगर बात करें तो आधुनिक समय में महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रोजगार कर रही हैं। आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक इंसान के कमाने से घर नहीं चलता है, तो महिलाएं जो हैं वो भी काम पे जा रही हैं। ठीक है, और आजकल जब बहुत से लोग शादी करते हैं तो वो खुद कह देते हैं कि हमको तो जो बाहर कामकाजी महिला है, हमको तो बाहर जॉब करने वाली महिला भी चाहिए। ठीक है, तो लोग एग्री कर देते हैं कि हाँ भाई बाहर जॉब करने वाली जो है उससे हम शादी कर लेंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो प्रॉब्लम आती है दोहरे भार की। दोहरा भार मतलब कि जो महिला है वो घर के काम भी कर रही है और बाहर कमा के भी ला रही है, लेकिन जो पुरुष है वो केवल और केवल बाहर के काम कर रहा है, सिर्फ कमा के ला रहा है, पर घर के कामों में हाथ नहीं बटा रहा है। ऐसे में महिलाओं को दोहरे भार की समस्या झेलनी पड़ जाती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डुअल रोल, क्योंकि महिला जो है वो डुअल रोल निभा रही है, घर संभालने का भी और बाहर का भी। लेकिन जो पुरुष है वो साथ बटा देता है तो ऐसी महिलाओं को रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जब पुरुष हाथ नहीं बटाते हैं तो फिर महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है। घरेलू कार्यों का आर्थिक योगदान और उत्पादन गतिविधियों के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? जो घरेलू कार्य होते हैं, जो घर के जो हाउस होल्ड महिलाएं होती हैं
उनके कामों को भी वैल्यू देना चाहिए और उसको भी एक उत्पादन गतिविधि के रूप में हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, अब महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार, महिलाओं के लिए कुछ संवैधानिक अधिकार भी है और सरकारों ने कुछ पहले भी किए, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 16 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 16(1) ये क्या कहता है कि रोजगार या नियुक्ति में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, समान अवसर की गारंटी होगी। यानी कि अगर हमको किसी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करनी है तो उसके लिए हमें ये नहीं देखना होगा कि वो महिला या पुरुष है। ठीक है, अगर वो उस तरीके का काम नहीं है तो हमको ये देखना होगा कि महिलाएं चाहे पुरुष है, हम दोनों को रिक्रूट कर सकते हैं, उनको सेम सैलरी पे हम रिक्रूट कर सकते हैं अगर उनकी सेम क्वालिफिकेशन है तो। ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन और सेम एक्सपीरियंस है अगर। ठीक है, इस बारे में हमको कोई भी भेदभाव नहीं करना है। ये क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 16(1) बोलता है। ठीक है, उसके बाद श्रम कानून है, समान पारिश्रमिक अधिनियम भी आया था, समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात करता है कि अगर सेम कार्य कर रहे हैं महिला और पुरुष तो उनको समान वेतन भी मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था, जो कि माओं को मिलता है। औद्योगिक क्षेत्रों में मातृत्व सुरक्षा उपलब्ध करवाना, ये इसका मेन मोटो था। फिर फैक्ट्री अधिनियम 1948 जो कि इम्पोर्टेंट है। यदि किसी फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं तो 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए शिशु सदन होना अनिवार्य है। यानी कि अगर किसी फैक्ट्री में 30+ महिलाएं काम कर रही हैं तो वहाँ का जो ओनर है उसको शिशु सदन रखना पड़ेगा, यानी कि क्रैच की व्यवस्था करनी होगी जहाँ पे 6 वर्ष से छोटे बच्चे रहेंगे। ठीक है, और इसका खर्चा वर्चा जो है वो भी वही देखेंगे। उसके बाद कुछ सरकार की पहलकदमियां हैं जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, जैसे कि KGBV स्कीम और BBBP स्कीम। ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाई गई थी। जैसे कि KGBV क्या है, इसका उद्देश्य क्या है भाई, ग्रामीण दूरस्थ BPL परिवारों की बालिकाओं को आवासीय प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक है, आप सब जानते हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है राइट टू एजुकेशन। राइट, हमारे पास है राइट टू एजुकेशन। ओके, अब ये कैसे आया था इसको मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, एक मिनट। अब जैसे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी, उसके वो आने के बाद बहुत साल बाद क्या होता है, 2002 में, साल 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 2 बातें निकलकर सामने आई। एक तो अनुच्छेद 21(a), ठीक है, और एक थी हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, एक थी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, उससे पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज होती थी। तो 21(a) जो है वो शिक्षा के अधिकार की बात करता है कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षित होना अनिवार्य है, यानी कि 8th क्लास तक उनका पढ़ना अनिवार्य, एलिमेंट्री एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। वहीं ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी आई थी ये थी गार्जियंस के लिए, कि माता पिता और अभिभावकों का ये दायित्व है, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, तो ये था शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कैसे आया आपको पता लग गया होगा, और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, ये तो आए हैं, और कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसको देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम है ये इसमें क्या होता है, इनकी बेनिफिशरीज कौन होती है, तो ग्रामीण दूरस्थ और BPL परिवारों की बालिकाएं। ठीक है, ये है मेन रूप से बालिकाओं, लड़कियों के लिए है ये, वो भी जो गरीब परिवार से आती हैं, ग्रामीण गरीब परिवार से जो आती हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। ठीक है, ऐसी बालिकाओं को शिक्षा देना, और इसका जो प्रवेश स्तर है वो 6th क्लास है, यानी कि इसमें एडमिशन जो है वो 6th क्लास से मिलता है। लड़कियों को, जो बालिकाएं हैं, उनको ब्रिज कोर्स भी करवाया जाता है। ब्रिज कोर्स का मतलब क्या होता है, आप देखो, जैसे आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप देखो, आप यहाँ खड़े हो, आपका लेवल ये है, ठीक है, पर आपको यहाँ इसको टच करना है, तो इसके लिए एक ब्रिज कोर्स तैयार किया जाता है, एक पुल वाला कोर्स तैयार किया जाता है, जिसमें जो भी सारे बेसिक्स हैं, जो भी बच्चे का छूटा है वो सब कुछ करवाया जाता है। 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। लक्ष्य क्या होता है इसका, कि शिक्षा के अधिकार को सफलतापूर्वक लागू करवाना, वही शिक्षा का अधिकार जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, 2002 में तो वो 86वां संविधान संशोधन आया था, और 2010 तक शिक्षा का अधिकार लागू हो गया था। फिर अगली स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP। फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों आपको याद रखनी है, एग्जाम में MCQ में आ सकती है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 22 जनवरी 2015 में, जो हमारे
प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्टार्ट किया था इस स्कीम को, ठीक है। और इसके जो एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, वो माधुरी दीक्षित बनी थी। तो इसका उद्देश्य क्या था भाई? लिंग अनुपात को संतुलित करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। कहते हैं बेटी बचाओ, यानी कि बेटी को कन्या भ्रूण हत्या नहीं देने दी है। जो बेटियों को पहले पता करवा लिया जाता था कि बच्चा बेटी होएगा या बेटा होएगा, तो बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था। तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं करवानी है, ठीक है। इसके लिए कठोर दंड जो है वो लाए गए कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी, जेल होएगी, ये सब कुछ, ठीक है। और फिर बेटी बचाओ, अब फिर सरकार क्या करेगी? बेटी को पढ़ाने का काम करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएगी और उनको कुछ लाभ भी देगी, जैसे कि अलग अलग क्लास में पैसे वगैरह मिलते हैं ना, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, जैसे लाडली योजना। तो इन सब में बेटी को पढ़ाने का काम भी करेगी और ऐसी स्कीम्स लाई गई जिससे कि बेटियों को लोग प्रोत्साहित होकर पढ़ाएं। फिर पहल सुकन्या समृद्धि खाता खोला गया, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया गया। मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय के अंतर ये आता है? तो महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर ये आता है। फिर महिला सशक्तिकरण। अब हम उद्यमिता को देख लेते हैं, ठीक है। उद्यमिता आप समझ रहे होगे, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि बिजनेस करना, ठीक है। तो कुछ महिलाएं हैं जो कि बिजनेस में भी आगे रही हैं, उनके संगठित प्रयास भी रही हैं, ठीक है। ग्रुप में भी उन्होंने काम किया है। पहले तो हम देख लेते किरण मजूमदार शाह को। इनका नाम आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की संस्थापक हैं, ठीक है। तो ये इस कंपनी की फाउंडर थी। 1989 में इनको पद्मश्री और 2005 में इनको पद्म भूषण जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। बहुत बड़े अवार्ड्स होते हैं ये इंडिया के। एक सफल महिला उद्यमी का आदर्श उदाहरण है ये, ठीक है। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर थी, एक फेमस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंटरप्रेन्योर थी ये। उसके बाद एक महिला गृह उद्योग, लिज्जत पापड़ वाला। ये लिज्जत पापड़ वाला इंपॉर्टेंट है। 1959 में क्या हुआ था भाई? 7 सदस्यों के साथ महिलाओं द्वारा शुरू किया गया स्वरोजगार संगठन था, ठीक है। ये एक बिजनेस स्टार्ट किया गया था लिज्जत पापड़ का। 1959 में 7 लोगों से स्टार्ट हुआ था ये। अब क्या है? ये लाखों महिलाओं को सम्मानजनक आय और आत्मनिर्भरता प्रदान कर रहा है। अब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया, ये एक्सपैंड हो चुका है ये बिजनेस, कि ये बहुत सारी महिलाओं को लाभान्वित कर रहा है, उन्हें एक सम्मानजनक आय दे रहा है और आत्मनिर्भरता उन्हें प्रदान कर रहा है, ठीक है। उनको इंडिपेंडेंसी आ रही है। सर्वश्रेष्ठ ग्रामोद्योग का पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसको भी। कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और कार्य जीवन की गुणवत्ता। अब देखो बच्चों, हमने ना ये जो चैप्टर पढ़ा कार्य, आजीविका और जीविका, इसमें हमने पढ़ा कि जो इंसान है वो कार्य करता है, ठीक है। तो कार्य को वो किस दृष्टिकोण से कर रहा है, किस वे से उसे देख रहा है, ये अब हम समझते हैं। कार्य के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड। तो व्यक्ति अपने कार्य को पैसा कमाने का साधन मानता है या नए कौशल सीखने का अवसर। अब देखो, जो वो कार्य कर रहा है उसमें वो खुश रहेगा या दुखी रहेगा, ये बात उसके दृष्टिकोण पर डिपेंड करती है। अगर वो जो व्यक्ति है वो उसको मात्र इतना मान रहा है कि मैंने तो बस भाई पैसा कमाना है, अपना जीवन जीना है, लो भाई हो गया, बस इतना ही करना है, तो फिर वो उसको इतनी एक्साइटेड होकर नहीं देखेगा और उसके लिए उदासीन रहेगा हमेशा, और फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहना भी स्टार्ट कर दे, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने कार्यों को देखेगा कि मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, मैं नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ, मेरा इसमें भी विकास हो रहा है, तो वो उसी काम को खुशी खुशी किया करेगा। देन मानसिक प्रभाव। अब जो पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं ना, वो चुनौतियों का सामना करते हैं, चुनौतियों को स्वागत की तरह देखते हैं कि आओ चुनौतियाँ आओ। क्यों? क्योंकि चुनौतियाँ जो है ना वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। लेकिन जो नकारात्मक सोच वाले होंगे वो सोचेंगे आए अब ये प्रॉब्लम भी आ गई, इसी प्रॉब्लम का आना बाकी था। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कार्य जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। अच्छा कार्य परिवेश, निष्पक्ष व्यवहार और प्रोत्साहन से कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं। अब जो कर्मचारी हैं वो कैसे भाई खुश कैसे रहेंगे? अगर जो हमारा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस अच्छा है, वहाँ पे भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा चाटुकारिता करने वालों को वो नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छे से बिहेव किया जाता है, सब लोग तमीज़ से बोलते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा लगता है, ठीक है। निष्पक्ष व्यवहार अगर उनके साथ किया जाता है, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाता है अगर वो कुछ अच्छा करते हैं, तो एक
जो एम्प्लॉय होता है वो भी अच्छा उसे लगता है वहाँ पे काम करके, ठीक है, और उसका फिर दिल करता है कि वो आगे वहाँ पे कंटिन्यू करे। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, संतुष्ट कर्मचारी संस्था के विकास में अधिक योगदान देते हैं। अब देखो, अगर इंसान का दृष्टिकोण जो है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वे से देख रहा है अपने काम को, ठीक है, और वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो भी उसको पॉजिटिव मिल रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ेगी, वो अच्छे से काम करेगा, एक संतुष्ट कर्मचारी के रूप में काम करेगा, और इससे क्या होगा, संस्था का भी विकास होएगा, उसका खुद का भी विकास होगा, संस्था का भी विकास होगा, ठीक है। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। कार्य को बोझ नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आनंद और ऊर्जा का स्रोत मानना चाहिए, ठीक है। हम जब कार्य को अच्छा समझ के करेंगे तो फिर वो हमें बेटर रिजल्ट्स देगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा। और हम अगर उसे बोझ समझ के करेंगे कि बस करना है, निपटा देना है, करके साइड करना है, तो फिर वही है, हमको भी फिर वैसा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आजीविका के लिए आवश्यक 10 जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, ठीक है, आजीविका यानी कि करियर के लिए। तो देखो भाई, हमको अवेयर रहना होगा अपने बारे में, हमको स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम जितना जानेंगे खुद को उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, हमारा ये एक अच्छा लाइफ स्किल्स होता है। समान अनुभूति होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है, चीज़ों को समझना चाहिए हमको। हमारे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, स्लिप कर जा रहे हैं, या फिर हम दूसरे सामने वाले इंसान को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं अच्छे से, वो हम समझा कुछ रहे हैं, वो गलत समझ ले रहा है, हमारी इमेज गलत बन जा रही है। तो हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बेशक से हम हिंदी में बात करें, पर करें इस तरीके से कि सामने वाला जो इंसान है वो प्रभावित हो जाए हमसे, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संबंध, लोगों के आपस में संबंध, हमें अच्छे संबंध, लोगों से आपस में अच्छे संबंध बनाना होंगे। और फिर निर्णय लेने की भी जो शक्ति है वो हमको आनी चाहिए। हमें अच्छे डिसीजन, सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की भी हमारे में स्किल्स होनी चाहिए। ये जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स होते हैं जो हमें लाइफ के हर टाइम पे, जरूरी नहीं कि हम कहीं काम कर रहे हैं, बल्कि हर टाइम पे हमको हेल्प करते हैं। समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती है, उनको हमें सुलझाना आना चाहिए, शांत मन से सुलझाना आना चाहिए। सृजनात्मक चिंतन, हमारा जो माइंड है वो क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव सोचेगा तो फिर वो नए नए आविष्कार भी करेगा। यस, आलोचनात्मक चिंतन, किसी भी चीज़ के ऊपर हमें आलोचनात्मक चिंतन करना आना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें उसके बारे में बता दिया तो हम उसके पीछे पागल हो जा रहे हैं, किसी ने हमको उसकी पॉजिटिव साइड्स बता दी तो हम उस काम को सोचेंगे ये तो अच्छा ही अच्छा है। हमें हर चीज़ की पॉजिटिव साइड्स देख के भी चलना होता है, नेगेटिव साइड्स देख के भी चलना होता है, ठीक है। और हमको सब कुछ पेशेंटली ये सब करना होता है, और पेशेंटली फिर डिसीजंस लेने होते हैं। मनोभावों से जूझना आना चाहिए। अब देखो, कभी कभी क्या होएगा, हमारा बहुत अच्छा मूड होएगा तो हम अच्छे से काम करेंगे, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, राइट। कभी कभी क्या होएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये सारे जो मनोभाव हैं इनसे हमें जूझना आना चाहिए, ठीक है। तनाव से हमको जूझना आना चाहिए, क्योंकि ये क्या, ये सब कुछ लाइफ का पार्ट है, और इनसे हमको क्या करना आना चाहिए, हमें इन्हें अच्छे से टैकल करना आना चाहिए। तो ये सारे हमारे लाइफ स्किल्स होते हैं। उसके बाद कार्यस्थल पर आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स, कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए होती है, तो लाइफ स्किल्स होगी, कुछ हमें सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए होती हैं, ठीक है, जो कि हमें कार्यस्थल पर चाहिए होती है। जैसे कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, मैंने अभी आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में पीछे बहुत अच्छे से बताया था। जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा कौशल है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको हमें सही टाइम पे सही जगह पे उपयोग करना चाहिए, सही तरीके से उसे उपयोग हमको करना चाहिए, ताकि वो हमें प्रोडक्टिविटी दे सके, ठीक है, जो भी हमने अभी तक सीखा है। रोजगार से लगाव और उत्साह बनाए रखना चाहिए हमको, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएँ। दृष्टिकोण हमें अपना अच्छा रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से वर्क कर पाएँ। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, विचारों को स्पष्ट रूप से लिखना आना चाहिए, हमें बोलना आना चाहिए, ठीक है। दूसरों की बातों को सही ढंग से सुनना और समझना आना चाहिए। कम्युनिकेशन में बोलना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही सुनना भी इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी हमारी जो कम्युनिकेशन होता है ना वो हमारी लिसनिंग स्किल्स पर भी डिपेंड करता है, लिसनिंग स्किल्स से भी, क्योंकि अगर हम दूसरे को सुनना जानते हैं ना, अगर हम सुन रहे हैं अच्छे से तो हम अच्छा बोल भी पाएंगे। इसलिए लिसनिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं।
टीम वर्क, हमें टीम के साथ काम करना आना चाहिए। अब देखो, एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। एक इंसान ना ही तो डायरेक्टर हो सकता है, और डायरेक्टर भी हो जाए और फाइनेंशियल हेड भी हो जाए, ठीक है, मैनेजर भी हो जाए। सब कुछ एक इंसान नहीं हो सकता, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, इसलिए टीम की ज़रूरत पड़ती है। टीम में अलग अलग लोग होते हैं जो कि अलग अलग पोस्ट पे काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ हमको मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी लोग तो अपनी अपनी फील्ड में जिसमें वो परफेक्ट है वो अपना अपना काम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे में हमें एक टीम के साथ रहना चाहिए, जुड़कर रहना चाहिए, उनके साथ साथ मिलकर काम करना हमको आना चाहिए, ताकि क्या हो भाई, प्रोडक्टिव तरीके से काम हो सके। ठीक है जी। विवादों को सुलझाना और दूसरों का सहयोग करना हमको आना चाहिए। ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं कहीं भी काम करने के लिए। जलन नहीं करनी होती है हमें अपनी टीम से ही, हमें ये देखना होता है कि हम कैसे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ अन्य कौशल भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी। भाई क्रिएटिविटी जो हमारे अंदर जितनी अच्छी होगी वो हमारी को उतनी ज़्यादा ग्रोथ देगी। समय प्रबंधन क्या, किसी भी चीज़ का अगर हमें मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है ना, तो लिटरली हम लाइफ में ग्रो करेंगे। ऑब्वियसली ये तो है भाई, कुछ भी हो हमें मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, और खासकर टाइम मैनेजमेंट। अनुकूलनशीलता, ठीक है। अब अगला टॉपिक है एर्गोनॉमिक्स। सुकारिकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। तो भाई सुकारिकी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, मानव और मशीन का सामंजस्य, यानी कि मानव और जो मशीन है वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम एर्गोनॉमिक्स में देखते हैं। यह कार्यस्थल और उपकरणों और मशीनों को इस प्रकार डिज़ाइन करने का विज्ञान है कि वे मानव के शरीर के अनुकूल हो। यानी कि जो मशीन, जो हम कार्यस्थल पे जाते हैं तो हम बहुत सारी मशीनों से मिलते हैं। अब मशीन का मतलब ये कंप्यूटर वाली मशीन नहीं है, और भी मशीन और इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि चेयर्स हो गई, ठीक है, टेबल्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ये भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ये इन सबको भी मशीन कहा जा रहा है इसमें। तो इनका संबंध मानव से हमें इतने अच्छे तरीके से बिठाना है ताकि जो मानव है उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। एर्गोन का मतलब होता है काम, ठीक है, और नॉमिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। ठीक है जी। तो ये आप इसको और अच्छे से समझो। यहाँ एर्गोनॉमिक्स के लिए आप देखो, ये चेयर है, ये बिल्कुल फ्लैट सी चेयर है, ठीक है, और इस पे अगर कोई इंसान ज़्यादा देर बैठेगा ना तो उसका ना पीठ दर्द होने लग जाएगा। तो ये गलत डिज़ाइन है, ठीक है, मानव के अनुसार नहीं बना रहा है ये। वो ऐसी चेयर पे बैठ के काम करेगा ना अगर, तो उसका मन भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर वो चिड़चिड़े मन से काम करेगा। सोचो उसको ऐसी चेयर पे बैठ के कितनी देर तक गुस्सा चढ़ा रहेगा, और फिर वो गुस्सा कहाँ जाके फटेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये। और वहीं आप इस चेयर को देखो जो कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, एक इंसान इस पे आराम से बैठ सकता है और खुश मन से काम कर सकता है, क्योंकि ऐसी चेयर पे बैठ के इंसान परेशान होगा ही नहीं। तो ऐसी चेयर पे बैठ के वो अच्छे मन से काम कर सकता है। ये एक सुरक्षित और आरामदायक डिज़ाइन है, ठीक है। अब सुकारिकी के 4 पिलर्स भी होते हैं, जैसे कि मानव मिति, यानी कि मानव की हाइट क्या है, मानव का साइज क्या है, इस हिसाब से उसके मशीनों को देखा जाता है। फिर जैव यांत्रिकी, शरीर क्रिया विज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान, ये सारे जो हैं ये सुकारिकी के 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सुकारिकी के लाभ क्या है भाई, जो मैंने आपको पीछे सुकारिकी की बताई। तो अगर हम इन मानव और मशीन के सामंजस्य को समझेंगे अच्छे से, तो क्या होएगा भी, चोट और दुर्घटनाओं के जोखिम से भारी कमी होगी, चोट लगने से बचेगा और दुर्घटनाओं से बचेंगे हम, ठीक है। इंसान गलतियां कम करेगा, क्यों, क्योंकि मन से खुश होगा तो फिर वो गलतियां कम करेगा। थकान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी होगी। ऐसी अगर हम गंदी चेयर पे बैठेंगे ऐसी, तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा जल्दी हम थक जाएंगे। तो ऐसे अगर हम अच्छी चेयर पे बैठ रहे हैं तो फिर हमको थकान भी नहीं होएगी, ठीक है। कर्मचारियों को उच्च मनोबल और कार्य संतुष्टि मिलेगी। वही जो मैंने आपको बताया कि मेंटली इंसान बहुत ज़्यादा सही रहेगा अगर उसको अच्छे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं तो। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, उत्पादकता और दक्षता बढ़ेगी, ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इंसान जो है वो अपने काम को और परफेक्ट तरीके से करेगा। उद्यम्यता भाई नए विचारों का निर्माण करना, ठीक है। उद्यमिता क्या है भाई, एंटरप्रेन्योरशिप, नए विचारों का निर्माण करना, बिजनेस करना, नव प्रवर्तन, नए उत्पाद या सेवा को व्यवसाय का रूप देना, ठीक है जी। तो कोई नया विचार आया और उसको हमने व्यवसाय का रूप दे दिया, यही क्या होता है, उद्यमिता होती है। इसके लिए इंसान को जोखिम लेना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो
ज़रूरी नहीं है वो चल ही जाएगा, उसमें अनिश्चितता होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर हमने स्टार्ट किया तो वो हमें अच्छा ही दे, हमें प्रॉफिट ही दे, ऐसा भी हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए उसमें। तो जोखिम उठाना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हमको एक उद्यमी बनना है तो। फिर कठिन परिश्रम इसमें हमें करना चाहिए, करना ही पड़ता है, बल्कि दृढ़ संकल्प और विचारों को वास्तविकता में बदलना पड़ता है। जो भी हमारे विचार होते हैं वो हमको प्रैक्टिकली करने होते हैं। संसाधन प्रबंधन हमको आना चाहिए। अगर हमको एक उद्यमी बनना है तो हमें पैसे का, समय का और जो भी मटेरियल्स हमारे पास है उन सब का हमको अच्छा मैनेजमेंट आना चाहिए। फिर हमको टीम बनाना आना चाहिए, उसकी लीडरशिप भी करनी आनी चाहिए हमको। ये सब कुछ हमें करना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि समय समय पर प्रॉब्लम आएगी और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व भी हमको करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये उद्यमिता के लक्षण होते हैं। भारत के प्रमुख उद्यमी श्री नारायण मूर्ति, JRD टाटा, धीरूभाई अंबानी, ये सारे आप जानते हैं, ये प्रमुख उद्यमी हैं भारत के। फिर सामाजिक उद्यमिता, तो भाई सामाजिक उद्यमिता अच्छे सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा पर आधारित है। इसका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज के लिए व्यापक रूप से कल्याणकारी बदलाव लाना होता है। अब बहुत सी चीज़ें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देखा जाता है कि समाज में ये प्रॉब्लम थी तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो बहुत से जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, समाज के लिए भी कार्य करते हैं। ना सिर्फ लाभ कमाना उनका उद्देश्य होता है बल्कि वो चाहते हैं कि समाज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। लक्ष्य समूह कमजोर, अपेक्षित और वंचित समूह होता है इसका। मुख्य क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास, इन पे काम करते हैं। सफलता का पैमाना आर्थिक लाभ से नहीं कि हम कितने सफल हुए हैं अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप में, ये इस बात से नहीं लगाया जाता कि हमने कितना पैसा कमा लिया, बल्कि इस बात से लगाया जाता है कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से, कि लोगों की हमने कितनी ज़िंदगी अच्छी की है, इस बात से लगाया जाता है। और पूरा चैप्टर हमने अच्छे से कवर कर लिया है बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो एक अच्छा सा कमेंट मेरे को करके बता देना, और अगर कुछ कमी पेशी लगी है तो वो भी आप बता सकते हो। मैं अगली वीडियो में उसको ज़रूर ठीक करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों यार के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।